नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। और आज हम देखेंगे द्वितीय चैप्टर हमारा स्वतंत्रता। यानी स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है, स्वतंत्रता के कौन कौन से आयाम हैं, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो किस तरह से काम कर रही है और हमारे संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता हेतु क्या क्या प्रावधान है वो किया गया है। तो स्वतंत्रता के हेतु बात करेंगे, उस फ्रीडम हेतु बात करेंगे और किस तरीके से हमारे जो देश ने है वो स्वतंत्रता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम है वो किया। उस स्वतंत्रता की भी मैं आपको बात बताऊंगा, यानी आपको आज बहुत सी बातें बताऊंगा। मैं यहाँ पर स्वतंत्रता की स्थापना के लिए दो महान व्यक्ति हुए जिनका बहुत बड़ा योगदान है और जो महात्मा गांधी के विचारों से है वे लोग प्रभावित थे। किसके विचारों से? महात्मा गांधी के विचारों से। गांधीवादी ये दोनों विचारक हैं। एक का नाम है नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति है जो दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस तरह से भारत के लिए जो महात्मा गांधी का योगदान है वही दक्षिण अफ्रीका के लिए है वो नेल्सन मंडेला का योगदान है। दूसरी एक और जो लेडीज है, दूसरी महिला है जिसका नाम है आंग सान सू की। आंग सान सू की ये म्यांमार की महिला, म्यांमार जो बर्मा हमारे पड़ोसी देश है उसकी एक महिलाएं जो महात्मा गांधी जी से के विचारों से क्या थी, ये प्रभावित थी। यानी गांधीवाद से वो प्रभावित थे। ये लोग किन से प्रभावित थे? गांधीवाद से प्रभावित थे। आप कहोगे कि साहब गांधीवाद क्या है? गांधीवाद यानी गांधी जी के विचार। किसके विचार? गांधी जी के विचार। गांधी जी के विचारों से ये लोग प्रेरित थे और इन्होंने स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया प्यारे बच्चों। और नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति को हम देखेंगे कि किस तरीके से 1948 के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की एक नीति लाई गई थी 1948 में, और जिसमें क्या था कि उसके अंतर्गत बात की गई थी कि श्वेतों के लिए अधिक अलग व्यवस्था होगी, अश्वेत लोग हैं जो काले वर्ण के लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होगी, और गेहूं वर्ण के लोग हैं जो भारतीय मूल के या फिर अन्य लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। यानी रंग भेद की नीति है वो दक्षिण अफ्रीका के शासकों के द्वारा लाई गई थी। इस नीति के विरोध में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत एक अश्वेतों का रहता हुआ, अश्वेत नस्ल का व्यक्ति है, अश्वेत जाति के अंतर्गत उनका जन्म हुआ और उस व्यक्ति ने लंबे समय अवधि तक है वो संघर्ष किया। क्यों? क्योंकि इस रंग भेद को समाप्त करने हेतु उस व्यक्ति ने तकरीबन आप देखोगे 1990 के दशक तक है वो लड़ाई लड़ने का काम हुआ। उस व्यक्ति ने वो अपने जीवन के 28 साल है वो जेल के अंतर्गत गुजारने का काम किया। 28 साल है वो जेल में गुजारे। आप तनिक विचार कीजिए कि स्वतंत्रता कितनी महंगी होती है। स्वतंत्रता वह चीज नहीं है, वह स्वतंत्रता आपको वह स्वतंत्रता एक पिज्जा या लॉलीपॉप नहीं है कि आपको है वो टेबल के ऊपर ला कर दे दिया जाएगा। नहीं, स्वतंत्रता वह चीज है, स्वतंत्रता है वह उस शेरनी का दूध है जिसको पीने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, लंबे समय तक जेल के अंतर्गत सड़ते रहे, लाखों लोग मरे गए, लंबा समय व्यतीत हुआ और न जाने कितने कितने अत्याचार सहने, तब जाकर स्वतंत्रता आई। तो स्वतंत्रता का मूल्य क्या है उसको हम ये हमारी राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता का क्या महत्ता है, क्या महत्व है, किस तरीके से स्वतंत्रता आने का काम हुआ, उस स्वतंत्रता को देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से। मानव इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। अब बात यह है, हमने कहा कि मानव इतिहास के अंतर्गत ऐसे बहुत से उदाहरण को देखेंगे कि जब अधिक शक्तिशाली लोग थे, अधिक शक्तिशाली समूहों ने क्या किया, कुछ लोग या समुदाय जो कमजोर थे उन लोगों को गुलाम बनाने का काम किया या उन पर है वो अपना अधिकार जताया, और लंबे समय तक है वो उन समुदायों ने, कौन से, जो अल्पसंख्यक या कम जो गुलाम थे, उन्होंने है जिन लोगों ने गुलाम बनाया उनके विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ने का काम हुआ, जिनके संघर्षों की है वो हमें प्रेरणादायक बात
बात मिलती है कि किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ने का काम हुआ, किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता को हासिल करने हेतु अपने जीवन का जो वह सुनहरा समय था, जो जीवन है हंसी खुशी के अंतर्गत बिताना चाहिए व्यक्ति को, अपने मित्रों के साथ, अपने माता पिता, भाई बंधुओं, भगिनी सभी के साथ, यानी अच्छे अपने जो भी चाहे था उस व्यक्ति के साथ बिताना, अच्छे से अच्छी चीज खानी, पहननी, खेलना, वह समय अवधि उन लोगों ने स्वतंत्रता जैसी बुनियादी चीज के लिए है वो अपना सारा जीवन है निछावर कर दिया, और उस सारे जीवन भर है वह जेल की सलाखों के अंतर्गत सड़ते रहे। और ऐसे ही दो लोगों के मैं उदाहरण आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से उनका शानदार जीवन संघर्ष है जो हमें प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है, हमें एक तरीके से नवीन ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। फिर यह भी पढ़ाऊंगा आपको कि स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने के लिए तैयार रह रहे हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उन्हें अपनी इच्छा और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का अवसर बना लें। सार रूप में ये कहा जाएगा कि स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष है, जो स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, वो वास्तव में उन लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, उन लोगों की अपनी इच्छा शक्ति को है वो दिखाने का काम कर रहा है। किसको? इच्छा शक्ति को है वो दिखाने का काम कर रहा है, क्योंकि उन लोगों में इच्छा शक्ति थी, उन लोगों की आकांक्षाएं थी, इसके लिए है वे स्वयं आगे बढ़कर सभी लोगों के समूहों का नेतृत्व करने का काम कर रहा है। ये इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं है। जैसे हमारे भारत के संदर्भ में देखोगे तो ये काम है जो गांधी जी जैसा व्यक्ति है वो करने का काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी होती है कि व्यक्ति में इच्छा शक्ति कितनी, तो वो इच्छा शक्ति थी जो स्वतंत्रता के लिए लोगों को संघर्ष करने का काम की। और उन लोगों ने कहा कि वे अपने जीवन के बारे में, अपने नीति के बारे में क्या करें, निर्णय करने का काम है वो स्वयं करें। यानी निर्णय करता क्या होंगे? वे लोग स्वयं होंगे, उनके अलावा कोई भी है, उन लोगों पर कोई अन्य है वो राज करने का काम नहीं होगा, स्वयं ही निर्णय करता हुए अपने जीवन के। उसके लिए लोगों ने स्वतंत्रता के हेतु लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया, अपनी इच्छा और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का अवसर बना लिया। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। ये क्या? ये एक स्वतंत्रता ये है कि केवल स्वतंत्रता के जो केंद्र में है वह व्यक्ति नहीं है, वरन समाज भी होता है, वो भी स्वतंत्रता के केंद्र में है। और समाज भी चाहता है कि जो हमारी संस्कृति है, वह हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मूल्य हैं वे सदैव के लिए बने रहें। संस्कृति व मूल्य सदैव बने रहें, उन पर है वो किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आए। तो ये कौन चाहता है? ये केवल और केवल व्यक्ति नहीं चाहता, बल्कि समाज के लिए भी है वो स्वतंत्रता, समाज के लिए भी फ्रीडम आवश्यक है। उसके बिना व्यक्ति है वो अपने आप को स्वतंत्र बनाए नहीं रख सकता। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन ये माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करेगी और ऐसी स्थितियां प्रदान करेगी जिससे हम क्या करें? अपना विकास कर सकें। यानी जो ये स्वतंत्रता है ये लोगों के विविध हित और लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए लोग क्या करते हैं? सामाजिक जीवन में जो कुछ नियम है उन कानूनों की जरूरत होती है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि उन पर कम से कम व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सीमा तय की जाए। लोगों की हित है, आकांक्षा है कि हमें स्वतंत्र रखा जाए, लेकिन कम से कम उन पर है वो आप कम से कम सीमाएं है वो लगाओ और ज्यादा से ज्यादा क्या करो? उनको है वो आप स्वतंत्र करो। क्योंकि यदि ऐसा होता है, ये जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को कहोगे साहब हमारे ऊपर कम से कम सीमाएं क्यों लगा रहे? विद्यालय आप आ रहे हो तो हमने आपके ऊपर अनुशासन के नियम थोपे गए। आपको मैंने क्लास में कहा कि सभी बच्चों को कोई भी तरह का सवाल पूछने का पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है वो आपको अधिकार दिया गया, लेकिन जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस समय आपकी स्वतंत्रता को मैंने बाधित कर दिया। मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय आप मुझे चलती क्लास में चलते पढ़ाते हुए नहीं पूछोगे, या तो जो जिस समय मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ उस समय पूछो, या फिर आप मुझे जो ही क्लास खत्म हुई उस समय पूछो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने का कार्य कर सकूं। तो उसी प्रकार जो लोगों के विविध हित हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं किसकी? स्वतंत्रता प्राप्ति की, उसके ऊपर कम से कम है वो सीमाएं लगाई जाए। और उन सीमाओं का उद्देश्य क्या होगा? उस व्यक्ति को असुरक्षा से और भय से मुक्त करने का काम करेगा, वह असुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करे। इसके लिए क्या है? सीमाएं आरोपित की गई।
साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारे अध्ययन के बिंदु क्या इस चैप्टर में वो होंगे कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के आयाम कौन कौन से ये भी मैं बताऊंगा, और हानि का सिद्धांत है वो भी क्या कह रहे हैं उसको भी बताऊंगा। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता सामान्य कहेंगे कि व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंधित स्वतंत्रता है, व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंध ही आपने पूछा कि सर स्वतंत्रता है कहा, तो मैंने कहा कि स्वतंत्रता है कोई व्यक्ति उस पर कम से कम प्रतिबंध हो, क्या हो, कम से कम है प्रतिबंध हो, उस पर कोई प्रतिबंध है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम मात्रा में प्रतिबंध होना चाहिए ताकि वह क्या करे, स्वतंत्र काम करे। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि आपकी जो बिल्डिंग है उसमें आपकी परीक्षा आई हुई है और आपके उसी मकान के ऊपर है वो कोई जोर जोर से संगीत बजाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर बात यह है कि स्वतंत्रता है उसको संगीत बजाने की, लेकिन क्या है उस पर कम से कम प्रतिबंध भी तो होना चाहिए कि आपकी परीक्षा के समय अवधि आपकी है वो स्वतंत्रता बाधित न हो, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए ताकि अन्य लोगों की स्वतंत्रता की भी सुरक्षा की जाए। ये तो एक स्वतंत्रता का फर्स्ट आयाम था, ये स्वतंत्रता की परिभाषा भी है, स्वतंत्रता का एक प्रथम आयाम भी है, ये परिभाषा है। दूसरा, स्वतंत्रता के आयाम की बात की जाए तो स्वतंत्रता के जो आयाम है वो दो आयाम है, एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता है और दूसरी कौन सी है, सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक और दूसरी है सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? नकारात्मक कहते हैं कि व्यक्ति पर प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, कोई व्यक्ति है उस पर प्रतिबंधों का अभाव, यानी कोई भी प्रतिबंध है वो नहीं होना चाहिए। कौन कह रही है? नकारात्मक कह रही है। सकारात्मक क्या करिए कि कम से कम प्रतिबंध हो, कम से कम प्रतिबंध हो, यानी ये प्रतिबंध लगाने की बात करें। प्रतिबंध क्या कह रहे हैं? सकारात्मक कह रही है प्रतिबंध होने चाहिए, प्रतिबंध व्यक्ति पर नहीं हुआ तो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा, इसलिए किसी भी व्यक्ति पर है वो सकारात्मक स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता का प्रतिबंध होना अनिवार्य है। ये हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु होगा, इस पर भी मैं विस्तृत रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तीसरी जो थ्योरी है आपकी हानि की थ्योरी। हानि की थ्योरी का मतलब ये है कि राज्य किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है। ये थ्योरी कह रही है कि राज्य के किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। कौन कह रहा है? हानि की थ्योरी है, जो लॉस की जो थ्योरी है वो ये कह रही कि जैसे मैंने कहा कि आपके एग्जाम आए हुए हैं और एक व्यक्ति है वो आप ही के मकान के ऊपर अन्य व्यक्ति जो ये व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, जोर जोर से संगीत बजाने का काम कर रहा है। अब हानि का सिद्धांत ये कह रहा है कि राज्य उस व्यक्ति पर क्या करे, उस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम करे, कम से कम उस पर प्रतिबंध लगाए। क्यों? क्योंकि प्रतिबंध इसलिए लगाए कि बी व्यक्ति की है वो स्वतंत्रता बाधित हो रही, उसकी परीक्षा का समय है और उसे पढ़ना है, इसलिए जोर जोर से संगीत बजाने का काम कराएं तो उसको पूरी तरीके से शोर शराबे में वो व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये हानि का सिद्धांत कह रहा है कि उस ए व्यक्ति पर राज्य है वो प्रतिबंध लगाए। तो प्रतिबंध ए व्यक्ति पर लगाया जाएगा, क्या होगा? ए व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो बाधित होगी। ए व्यक्ति को जो स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, क्या वो पूर्ण तो उसकी लागू हो रही? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसको अपना संगीत सुनना है, वो आवाज में वो सुन रहा है अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य ने उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। तो ये बात ये है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर
यदि कम से कम प्रतिबंध लगाया जाए तो इसका उद्देश्य यही होता है कि अन्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, यह हानि का सिद्धांत कह रहा है। जेम्स मिल करके एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया किसी अन्य व्यक्ति को है वो हानि से बचाने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाने जरूरी है, इसलिए वो हम कहेंगे कि उसकी स्वतंत्रता का है वो हनन नहीं हुआ, उसकी स्वतंत्रता को हानि जरूर हुई है लेकिन हनन का है वो नहीं हुआ। फिर आगे हमारे राजनीतिक आदर्श हैं, उन दो राजनीतिक आदर्शों को हम देखने का काम करेंगे। जो इसके अंतर्गत आपको एक फोटो दिख रही है, ये गांधीवाद के बहुत बड़े लीडर हुए थे। गांधीवाद के बहुत बड़े नेता, इनका नाम है वो नेल्सन मंडेला है। क्या है ये? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग का मतलब होता है लंबी, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। यानी क्या है? स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति लंबी यात्रा करता है, लंबे समय तक जेल में सड़ने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लंबी वॉक तो लंबी यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर घूमने भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, वो वैसा नहीं। यानी स्वतंत्रता की जो यात्रा है, स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, वह दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत नेल्सन मंडेला कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा शीर्षक है जिसका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पुस्तक का आप नाम अच्छी तरीके से याद रखना, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बात लिखी गई। यानी जो नेल्सन मंडेला जैसे एक व्यक्ति हुए 20वीं सदी के अंतर्गत, जिनकी अपने आत्मकथाएं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा नामक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी, यानी जो अलग अलग रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। और तकरीबन हम कहेंगे कि 27-28 साल तक है ये व्यक्ति है वो लंबी लड़ाई लड़ते रहे। और उस काल में जब ये युवा अवस्था थी, जिस समय में को है वो अपने साथियों के साथ है, दोस्तों के साथ है, वो खेलने की उनकी उम्र थी, जो उनको अच्छा काम अपना करने का, पढ़ाई तरीके का काम करने का, या उनका जो प्रिय खेल बॉक्सिंग था वो खेलने की उम्र में वो जेल जाने का काम हुआ। और इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में यानी आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगाना शामिल था। अब जो क्या हुआ कि अलगाववादी नीति लाई थी, जो रंग भेद की नीति थी। इस रंग भेद की नीति को मैं समझा चुका हूं बार बार, फिर भी ये शब्द बार बार आ रहे हैं। तो जो रंग भेद यानी रंग रूप के आधार पर है, नस्ल के आधार पर भेद था। नस्ल के आधार पर, नस्ल का मतलब उसकी चमड़ी कैसी थी। मैंने कहा कि श्वेतों के लिए अलग व्यवस्था थी, जो सफेद वर्ण के थे, गोर वर्ण के थे, या अश्वेत जो काले काक वर्ण के थे,
या गेहूं एवं, यानी दोनों का मिला जुला। इनके लिए शिक्षा संस्थान अलग हो गए, इनके लिए चिकित्सा सुविधाएं, इनके लिए राजनीति में पैठ थी, सारी व्यवस्था थी। तो जो श्वेत लोग थे उनके लिए क्या थी, अच्छी सुविधाएं थी, अच्छी सुविधाएं। उनके लिए कॉलेजें भी अच्छे तरीके होगी, अच्छे तरीके के स्कूल होंगे। अश्वेतों के लिए हैं वो निम्न स्तर के, और गेहूं वर्ण वालों के लिए भी निम्न स्तर के, ये दोनों सम्मानी थी। तो ये जो नीति लाई थी 1948 के तहत, जिसमें रंग भेद के, रंग के आधार पर या नस्ल के आधार पर या चमड़े के आधार पर जो भेदभाव करने का काम अफ्रीका की सरकार ने किया, तो उसके विरोधी, इस अलगाववादी नीति के विरोधी है, वो पूरे देश के अंतर्गत हैं, वो एक आक्रोश का भाव था। और उस आक्रोश के भाव ने मंडेला जैसे व्यक्ति को है स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई हेतु आगे बढ़ने का काम किया। और सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हें अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते को, बाधाओं को दूर करने का संघर्ष, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए नहीं था, वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। और इसी स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों में बिताने, जेल की अंधेरी कोठरियों में बिताने का काम करने, और इस अंधेरी कोठरी के बाद में आखिर में जाकर वह जो सूर्य उदय हुआ, उजाले का सूर्य उदय हुआ, वह लोकतंत्र का सूर्य उदय हुआ। और आखिर में जाकर अफ्रीकन जो नेशनल गवर्नमेंट थी, अफ्रीका की जो सरकार थी, उन्होंने आखिर में घुटने टेके, नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया, इलेक्शन करवाई गई, और नेल्सन मंडेला की है वो अफ्रीका के अंतर्गत विजय हुई, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो ये घटनाक्रम क्या, ये घटनाक्रम, ये निकल कर आई बात, ये जो स्वतंत्रता के लिए आदर्श बात निकल कर आई कि वह व्यक्ति जो अपने जीवन के अंतर्गत अच्छे खुद के कार्य करने हेतु, रचनात्मक कार्य करने हेतु उस उम्र में अपने आप को इस स्वतंत्रता की वेदी पर है, वो उन्होंने बलि के रूप में देने का कार्य किया। 27-28 तक जेल की कोठरियों में सड़ते रहे, और अंत में यानी अपने जीवन की सारी युवा अवस्था है वो जेल की कोठरियों के अंतर्गत इस व्यक्ति ने गवाई। जो अपना बॉक्सिंग करके खेल है, वो कह रहा है कि मुझे उस बॉक्सिंग खेलने का बड़ा शौक है, ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक के अंतर्गत लिखा। उस उम्र में जेल की सलाखों के पीछे इन्होंने लंबी लड़ाई लड़कर आखिर में जो अफ्रीका के अंतर्गत लोकतंत्र बहाली का कार्य किया, जो अपने आप में एक स्वतंत्रता के लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा का कार्य किया, एक बहुत ही बड़ा आदर्श के रूप में है, वो नेल्सन मंडेला स्थापित हुए। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता का आदर्श स्थापित करने हेतु, स्वतंत्रता का आदर्श स्थापित करने के लिए। तो ये नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति हुए। आप थोड़ी सी बात ध्यान रखना, रंगभेद के लिए 28 साल तक इनकी पुस्तक का ध्यान रखना। ऐसा एक अन्य जो प्रेरणा का स्रोत है, उस महिला के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसने भी है वो स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया। और वह महिला है आंग सान सूकी करके महिला है। क्या नाम है? आंग सान सूकी। आंग सान सूकी ये महिला म्यांमार की है, वो वर्तमान में स्टेट चांसलर है। म्यांमार जो देश है, म्यांमार देश की स्टेट चांसलर हैं। स्टेट चांसलर हैं का मतलब अभी तक जिंदा है, इस बात में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो स्वतंत्रता के लिए सूकी के लिए यानी आंग सान सूकी के लिए गांधी जी के विचारों का गहरा प्रभाव था, और सूकी को घर में नजरबंद करके रख दिया गया था। यानी घटनाक्रम कुछ इस तरीके से हुआ था कि म्यांमार के अंतर्गत तानाशाही सरकार है वो स्थापित हुई, जिसमें संविधान का मूल्य है वो समाप्त कर दिया गया। यानी जनता की किसी भी बात को है वो सुनने को ये तैयार नहीं थे। जनता के लिए जो स्वतंत्रता है, अधिकार है स्वतंत्रता का, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया था। तो इस स्वतंत्रता हेतु जो गांधीवादी विचारों से प्रेरित होकर एक महिला यहाँ पर दिल्ली के अंतर्गत एक कॉलेज है, वहां से पढ़ाई करके ये आंग सान सूकी है वो गई थी, और इन्होंने जाकर गांधी जी के विचारों का इन पर गहरा प्रभाव था। फलत म्यांमार में जाकर इन्होंने वो बड़ा एक राष्ट्रीय आंदोलन है वो किया, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन का कि वहां पर लोकतंत्र स्थापित किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन किया और उद्देश्य था कि लोकतंत्र स्थापित किया जाए, लोकतंत्र
स्थापित किया जाए, लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया। और जब वहां जाकर उन्होंने जो ये लोकतंत्र की बहाली हेतु आंदोलन करने का काम किया, तो ऐसी स्थिति में आंग सान सू की को म्यांमार के जो तानाशाह थे उन्होंने गिरफ्तार करके घर के अंतर्गत नजरबंद कर दिया और वह महिला अपने बच्चों से भी अलग रखा गया। यानी इतनी स्थिति कर दी कि घर पर नजरबंद कर दिया गया, लेकिन अपने बच्चों से अलग रखा गया। और यहाँ तक कि उन्हें इतनी भी समस्या का सामना करना पड़ा कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे, इंग्लैंड के अंतर्गत उनके कैंसर का इलाज हो रहा था, तब ऐसी स्थिति में भी उन जो तानाशाह ने इनको है वो रिहा करने का काम नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को भय था कि यदि यहाँ से हमने रिहा कर दिया तो ये इंग्लैंड जाने के बाद वापस नहीं आएगी और वहां जाने पर है हमारे विरोध में है वो ज्यादा भड़कने का, ज्यादा उग्र होने का काम करेगी। तब भी सूकी को उनके पति से मिलने नहीं दिया और सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती हैं और उनकी पुस्तकें फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति है, वो उनकी पुस्तक का नाम है। क्या है? भय से मुक्ति, भय से मुक्ति। तो ध्यान रखना, आपको 1 नंबर में ये पुस्तक पूछी जाती है फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति। और नेल्सन मंडेला की पुस्तक है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, और ये फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति। और इस घटना को जो सारी की चीज थी वो उन्होंने फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक के अंतर्गत लिखने का कार्य किया। आंग सान सू की का जो स्वयं का बयान है, स्टेटमेंट, वो यहाँ पर दिया हुआ है। वह कहती है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति है वो भय से मुक्ति है। वास्तविक मुक्ति किससे है? भय से मुक्ति है। जिस समय भय से मुक्ति हो जाएगी उस समय क्या है, वास्तव के अंतर्गत हम विजय हो जाएंगे। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन है वो नहीं जी सकते। यानी सूकी के ये जो विचार है कितने गहरे विचार थे, कितने निहितार्थ को समझने वाले विचार थे कि वह महिला कह रही है कि मेरे लिए वास्तव के अंतर्गत है वो भय से मुक्ति ही पाना ही उद्देश्य रहा मेरा जीवन का। और यदि भय से मुक्त हुए बिना हमें वो किसी भी तरह का गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके मन में जो भय की भावना है, किसके लिए? जो लोकतंत्र स्थापित करने हेतु उस भावना को आप है जब तक मुक्त नहीं हो सकते, तब वास्तव के रूप में आपका जो जीवन का यथार्थ है, जीवन जीने का जो निहितार्थ है, जीवन जीने का जो उद्देश्य है वो वास्तव के अंतर्गत सफल नहीं है। इसलिए मेरा जो वास्तविक मानना है कि आपकी जो मुक्ति है, भय से मुक्ति होना अनिवार्य है। वह आगे ये भी कहते हैं कि जब आप कोई अच्छा कार्य शुरू करोगे करने के हेतु, तब हजारों लोग हैं वो आपकी निंदा करने का काम करेगा कि इन लोगों को है कि वह इस तरह से करना चाहिए या इनको ये करना ही नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में जब आपकी निंदा हो उस समय आपको ये समझना चाहिए कि आप हैं जो हैं सही राह, सही दिशा के अंतर्गत जाने का कार्य करें। सूकी का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। और इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते रहते हैं। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय हासिल कर पाए। यानी उन्होंने कितने शानदार, कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें न तो बाकी लोगों के विचार से और न ही सत्ता के, यानी नहीं जो शासन व्यवस्था, जो सरकारें जो सत्ता में बैठी है उनके व्यवहार से हमें नहीं डरना चाहिए। आपके मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि यदि हमने सरकार के विरोध में कुछ बात कही तो कल सरकार हमें उठा कर वो जेल के कटघरे में डाल देगी। तो ये भी आपके अंतर्गत नहीं मन में होना चाहिए। क्यों? और आप इस चीज भी नहीं होनी चाहिए आपके मन में कि समाज के लोगों की आपके साथ क्या प्रतिक्रिया होगी, समाज के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या इस तरह का भय है, वो भी आपके मन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि समाज का जो लोग हैं, कुछ लोग हैं या फिर जो सत्ता है, इनका तो उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति के अंतर्गत भय का माहौल बनाकर आप रखो ताकि वह व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ नहीं सके। और उन्होंने ये भी आगे कहा कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीना है, आपको अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए आपकी भय के ऊपर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि आपकी भय के ऊपर विजय आप नहीं प्राप्त कर सकते तब आप जीवन के अंतर्गत वास्तव रूप में कार्य नहीं करोगे। इसलिए उनका कहना है कि मेरे जो जीवन का उद्देश्य है वह वास्तव के अंतर्गत भय के ऊपर विजय पाना है, भय के ऊपर विजय पाना।
ये कौन कह रही? ये आंग सांग सूकी कह रही। आंग सांग सूकी और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ल देख सकते हैं कि ये जो दोनों की बातें जो लिखी गई वह वास्तव में हमें किस तरीके से स्वतंत्रता की परिभाषित करने का कार्य कर रहा है। स्वतंत्रता क्या, बेसिक इस चीज की नीड क्या है उसको समझिए। स्वतंत्रता क्या है? तो इसका आप सामान्य सा उत्तर ये दोगे कि साहब स्वतंत्रता व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति पर बाहरी रूप से कोई प्रतिबंध नहीं, वो पूरी तरीके से वो आजाद है, उस पर कोई तरह का किसी भी तरह की कोई सीमा आरोपित नहीं की गई। तो सामान्य शब्दों में बात यह है कि स्वतंत्रता है वो व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभावी स्वतंत्र, यानी बाहरी रूप से व्यक्ति के ऊपर कोई तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की सीमा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। वही बात जो ही स्वतंत्रता कहलाती है। लेकिन वास्तव रूप में ये भी स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं, ये तो बहुत ही सामान्य परिभाषा है। यदि किसी व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं हो तो वह स्वायत्त निर्णय लेता है और यही स्वतंत्रता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि दूसरी जो स्वतंत्रता कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है तो वह क्या है? स्वायत्त निर्णय लेगा, यानी अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेगा, यही स्वतंत्रता है। लेकिन अपने आप में पूर्ण स्वतंत्रता को परिभाषित ये भी नहीं कर रही। तीसरी बात है कि स्वतंत्रता के अर्थ में व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और अंदर की संभावनाओं को विकसित करना क्या है? स्वतंत्रता। तीसरी बात यह आई कि जो स्वतंत्रता हम कहेंगे कि व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति, उसकी स्वयं की जो इच्छा शक्ति क्या कही और उसकी योग्यता का विस्तार करो। उस व्यक्ति को आप खुला छोड़ो, अपने आप है उसमें योग्यता है तो वह व्यक्ति कार्य करेगा और अपनी जो संभावनाएं हैं उनको विकसित करने का काम करेगा। यदि उसमें है वह क्वालिटी भी नहीं है तो वह व्यक्ति कैसे कार्य कर सकेगा? तो बात यहाँ पर यह है कि स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता, उसकी खुद की कार्य करने की जो योग्यता है उसका विस्तार करना और उसकी संभावनाएं विकसित करना का काम करना ही क्या है? वास्तव रूप में स्वतंत्रता है। तो आप क्या समझे स्वतंत्रता के बारे में? आप ये समझे कि स्वतंत्रता व्यक्ति पर बाहरी कोई किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो हम स्वतंत्रता कहेंगे। फिर आप कहोगे कि व्यक्ति पर बाहरी कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो व्यक्ति है वो किसी के दबाव में किसी भी तरीके से है वो अपनी इच्छा से ही निर्णय लेगा, अपने स्वायत्त तरीके से निर्णय लेगा, अपनी इच्छा से निर्णय लेगा, वही स्वतंत्रता। फिर आप इससे आगे बढ़कर कहोगे कि साहब स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति की खुद की जो इच्छा शक्ति है, खुद की जो योग्यता है उसका विस्तार करना और अपने अंदर की जो संभावनाएं कि वह भविष्य में किस तरह से कार्य कर सकता है वो संभावनाओं को विकसित करना ही वास्तव में क्या है? स्वतंत्रता है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, स्वतंत्रता कहलाती है। यानी बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, यानी मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई किसी भी तरह का कोई नियम नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है और ऐसी स्थितियां जिनमें क्या कर सकूं, मैं अपनी प्रतिभा का ज्यादा से ज्यादा विकास करूं, क्या कहलाई जाएगी? स्वतंत्रता कहलाई जाएगी। जैसे आप बच्चे कक्षा 11th, मैंने कह दिया कि कक्षा 11th वाले बच्चों के लिए है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हो। उनको माता पिता भी किसी भी तरह का ये नहीं कहेंगे तुम्हें ये पढ़ना है या तुम्हें ये नहीं पढ़ना है, या स्कूल में आए तो भी आपको अध्यापक हैं वो भी ये तय नहीं करेंगे। आप अपनी जो इच्छा शक्ति से हैं वो कौन सी चीज को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और आपकी जो अपनी बुद्धि है उसका आप ज्यादा से ज्यादा विकास करो, तो वो क्या कहलाई जाएगी? स्वतंत्रता कहलाई जाएगी। यानी बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियां विकसित करनी जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिभा का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, व्यक्ति अपनी जो बुद्धि है उसका ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति है उसके मुताबिक कार्य कर सके, वही स्वतंत्रता कहलाती है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपने संभावनाओं को विकास में समर्थ बनाएगा। अब एक स्वतंत्र समाज क्या होगा? एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम यानी कम से कम सामाजिक अवरोध यानी सामाजिक बाध्यताओं के साथ उसकी संभावनाओं के विकास को समर्थ बनाएगा। जैसे आप कहोगे कि व्यक्ति है, एक अच्छा स्टेटमेंट है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कि व्यक्ति है, रूसो कहा करता कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है,
व्यक्ति स्वतंत्र जन्म, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म की जगह पैदा लिखो, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन समाज की बेड़ियों में बंधा होता है। यानी बात यह निकल कर आई, रूसो एक स्टेटमेंट कहा करता, रूसो का एक प्रसिद्ध कथन था कि व्यक्ति है वह स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन क्या है वह व्यक्ति समाज की बंधनों के अंतर्गत पूरी तरीके से बंधा हुआ है, समाज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, और समाज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ बंधा हुआ व्यक्ति है वह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि समाज ने उस पर है वो ज्यादा से ज्यादा नियमों की बंदिश डाल दी। जैसे कि जैसे आप ये कहोगे आप कहोगे कि साहब समाज की अपने नियम है, कुछ मर्यादाएं हैं, गांवों में लोग रहते हैं, अक्सर वे कहते हैं कि भाई जो घूंघट रखना चाहिए महिला को, वह किसी भी तरीके से वो बाहर जाते समय घूंघट जैसा रखे। तो कह रहे कि ये हमारी अपनी मर्यादा है, ये समाज की मर्यादा है कि आप है वो इज्जत रखोगे तो लोग अपनी है वो आपको इज्जत देंगे, अन्यथा आपको कोई इज्जत नहीं देगा। तो साधारण सी बात यहाँ पर भी वही है। तो इन्होंने कहा था कि एक स्वतंत्र समाज में कम से कम जो अपने सदस्य उन पर है वो अवरोध लगाए जाए, कम से कम उन पर नियम लगाए जाए, कम से कम उन पर प्रतिबंध लगाए जाए, और उनकी संभावनाएं, उनकी जो इच्छा शक्ति है उनको ज्यादा विकास बनाया जाए। तो क्या कहेंगे हम, स्वतंत्रता है उस व्यक्ति को कहेंगे। तो इसके लिए अब आपकी परिभाषा तो स्वतंत्रता की आ गई है कि क्या करना है, स्वतंत्र आप बाहरी व्यक्ति के ऊपर बाहरी कोई भी प्रतिबंध मत लगाओ, और ज्यादा से ज्यादा उसकी स्थितियां, संभावना, ऐसी परिस्थितियों का विकास करो वह अपना विकास कर सके, स्वतंत्रता कहलाई जाएगी। ये आपकी 3-4 अलग अलग परिभाषा स्वतंत्रता की आपके सामने पड़ी है, जिनको आप अच्छी तरीके से देख लेना। यानी बाहरी प्रतिबंध का अभाव स्वतंत्रता है, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा यदि व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं है, वह स्वयं निर्णय लेता तो स्वतंत्रता। फिर स्वतंत्रता के क्या है, आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता और संभावनाओं का विकास करना स्वतंत्रता, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना स्वतंत्रता, और ऐसी स्थितियां विकसित करना कि न्यूनतम उस पर क्या हो, प्रतिबंध हो। ये आपकी स्वतंत्रता की अलग अलग परिभाषाएं आ गई। चौथी ये परिभाषा और पांचवी ये परिभाषा, स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं को विकसित करने का कार्य करे। क्या कहलाई जाएगी, स्वतंत्रता कहलाई जाएगी। ये स्वतंत्रता की आपकी परिभाषा आ गई। और अब हम देखेंगे स्वराज्य का एक कॉन्सेप्ट था, किस तरीके से महात्मा गांधी ने स्वराज का एक कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर है वो किसका शासन हो, हमारा ही शासन हो। तो स्व का मतलब होता है खुद, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं या खुद, और शासन, शासन का मतलब क्या है, नियम या कानून। तो फिर आप लोग उठकर कहोगे साहब हमारा तो स्वराज नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमें आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति से काम दे रहे हैं, इसलिए हमारा है वो खुद का शासन। लेकिन उस चीज को आप समझिए, स्वराज ये कह रहा है कि हमारा जो लोग हम जी रहे हैं हमारा खुद का। यानी कोई भी आप एक चीज को समझिए कि यदि किसी अन्य अध्यापक को आपकी क्लास में लाया गया है, कोई नवीनतम कोई नया अध्यापक आपको पढ़ाने लाया, तो आपके ऊपर जबरदस्त थोपा नहीं गया, यानी उसको वो आपकी क्लास को अच्छी तरीके से आपको नहीं समझ पाया, आपको नहीं समझा पाया, आप उनकी बात को नहीं समझ पाए, तो आप क्या हैं, आप हैं वो अपने जो प्रधान अध्यापक है, जो मैनेजमेंट है, उनके जरिए उसको है वो कहोगे कि साहब इनको निरस्त करो। ठीक है, तो ये क्या, आप अपना खुद का है वो स्वराज है कि हम हमारे बारे में निर्णय वो खुद लेंगे, हमें ऐसा प्रोवाइड किया जाए जो अच्छे से अच्छा टीचर पढ़ाने का काम करे। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है
कि वैसे कोई व्यक्ति पढ़ाने आया, टीचर आया और आपको सही तरीके से टैकल नहीं कर पाया और वह जबरदस्ती आपको पढ़ाने का काम करे, नहीं आपको समझ में नहीं आएंगी तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको किसी भी तरह की मार भी पड़ेगी तो भी मैं पढ़ाने का काम करूं, तब आप वास्तव में कहोगे कि साहब हमारा स्वराज नहीं है, हमारा खुद का है, वो शासन व्यवस्था नहीं है, हम खुद हैं, वो अपने मामले में निर्णय नहीं ले सकते, तो वह स्वराज्य का है, वो कॉन्सेप्ट है। भारत के अंतर्गत स्वराज्य का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आता है, किस तरीके से वो तिलक जैसे एक व्यक्ति थे, तिलक ने कहा था कि स्वराज्य अस्माकम जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी हमें है वो स्वराज्य चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। इसी की तरह एक और अन्य व्यक्ति हुए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती करके एक व्यक्ति हुए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी स्वराज की बात की थी, स्वराज की बात की, उन्होंने स्वभाषा की भी बात की, ये उन्होंने अलग अलग बात की। तो यहां पर गांधी जी के संदर्भ में स्वराज क्या है, किस तरीके से गांधी जी ने जो स्वराज की जो एक कल्पना की थी उसको साकार करने की बात आई है। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा है वो स्वराज्य। जिस तरीके से भारतीय राजनीति में समझे थे कि स्वतंत्रता व्यक्ति के ऊपर कम से कम प्रतिबंधों का होना स्वतंत्रता है, व्यक्ति पर कोई भी तरह का बाहरी है वो प्रतिबंध नहीं होना स्वतंत्रता है, उसी तरीके से व्यक्ति के ऊपर कोई भी तरह का बाहरी शासन नहीं होना क्या है, स्वराज्य। स्वराज का मतलब हुआ खुद का राज यानी शासन, तो स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना ही स्वतंत्रता है। तो उसी तरह हम स्वराज भी कहेंगे कि व्यक्ति पर बाहरी शासन का अभाव होना क्या है, स्वराज है। ये व्यक्ति है, व्यक्ति पर बाहरी, व्यक्ति पर बाहरी शासन का अभाव स्वराज है। स्व का अर्थ है स्व का अर्थ है खुद का, स्व का अर्थ है खुद का या स्वयं का, स्वयं का शासन, खुद स्वयं का शासन है। और स्व के ऊपर बेशासन यानी खुद के ऊपर बेशासन, यानी दो अर्थ है इसके, स्वराज। एक तो आया स्व, इसका अर्थ है खुद का शासन, खुद का शासन, और दूसरा है सु, इसका भी अर्थ यही होता है अपने ऊपर शासन। यानी हमने कहा कि हम भारतीयों पर शासन कौन करेगा, हमारा कोई भारतीय व्यक्ति करेगा, या फिर हमने ये कहा कि हम भारतीयों पर है वो कोई नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। तो ये दो बातें स्व का अर्थ निकल कर आया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज्य राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर भी स्वतंत्रता की मांग की, सामाजिक और सामुदायिक स्तर पर भी जो स्वराज्य है वो एक मूल्य के रूप में उभर कर सामने आया। इसलिए स्वराज्य स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा से बात निकल कर आई। यानी हमने देखा कि किस तरीके से जो स्वराज है वो हमारी जो भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर भी इसकी मांग उठती रही, और समय समय पर जो सामूहिक नेतृत्व पर भी ये बात निकल कर आई किस तरीके से इसको सामाजिक और सामूहिक स्तर पर एक मूल्य के रूप में मान लिया गया, जिसका दृष्टिकोण हमें जो किसके तिलक के बात में निकल कर आया। और तिलक ने कहा कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे, यानी किसी भी तरीके से हम इस अधिकार को त्याग नहीं सकते। यानी दूसरी बात यह है कि स्वराज का आशय है अपने ऊपर राज भी है। स्वराज यही समझ, स्वराज की जो अपने ऊपर राज की जो समझ है वो गांधी जी के हिंद स्वराज में भी प्रकट होती है। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज करके, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज।
गांधी जी का जो हिंद स्वराज था उसमें भी यही बात आई थी कि हम भारतीयों के ऊपर, हमारा भारतीयों का स्वयं शासन होगा, कोई भी अन्य शक्ति है वो हम भारतीयों के ऊपर शासन करने का काम नहीं करेगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा गांधी जी के हिंद स्वराज के अंतर्गत ये बात आई थी। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी हम स्वराज्य कहलाते हैं। यानी हिंद स्वराज्य के अनुसार जो स्वराज का अर्थ ये है कि हम खुद पर शासन करना सीखेंगे, हम खुद अपना शासन चलाना सीखेंगे, उस स्थिति में हम है वो स्वराज कहलाएंगे। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ये ऐसी संस्थाओं से भी मुक्ति है जो मनुष्य को उस मनुष्यता से भी वंचित करने का काम कर रही है। और गांधी जी ने इससे बढ़कर आगे एक व्यापक परिभाषा देने का काम किया कि स्वराज केवल खुद पर शासन करना ही स्वराज नहीं होगा, बल्कि खुद पर है वह स्वराज वह होगा जब मनुष्य को मनुष्यता से, यानी कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति को व्यक्तित्व से, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई गुलामी से नहीं है, कोई भी व्यक्ति है सभी के साथ समानता का बर्ताव हो, किसी भी तरीके से असमानता का भेद न हो, हरिजन दलित शोषित पीड़ित है इनका भी समाज के अंतर्गत समान रूप से है वो इनका योगदान होगा, समान रूप से इनका महत्व होगा, उस दिन वास्तव के अंतर्गत स्वराज आने का काम करेगा। ऐसा कौन कहा? ऐसा है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज के अंतर्गत ये बात कही गई। इस बात को आप इस तरीके से अंडरलाइन करके इसको नोट कर लेना। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में स्वशासन की बात है, स्वराज की बात की गई। आगे उन्होंने कहा कि स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना चाहिए। और गांधी जी ने यह भी कहा कि जो स्वराज है उसमें मानव को केवल एक मशीनी व्यक्ति, एक मानव को मशीन बना करके, एक मशीनी संस्था बना करके निरंतर रूप से कार्य करना नहीं होना चाहिए। यानी फिक्स बुनियादी ढांचे में, फिक्स कानूनी दायरे में है रहकर काम नहीं करना चाहिए। उसे नैतिकता को अपनाते हुए व्यक्ति के विकास हेतु कार्य करना चाहिए। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को भी शामिल किया गया है। स्वराज पाने की यानी खुद का शासन पाने की परियोजना में सच्चे स्व और उसके समुदाय से रिश्तों को भी समझना महत्वपूर्ण है। जब आप अपना खुद का स्व और अपने जो रिश्तेदारी समाज समुदाय से, रिश्तेदारी का मतलब ये हुआ कि सभी के साथ जब समानता के भाव होगा और सभी एक दूसरे को समझने का काम करेंगे, सभी के अंतर्गत ऊंच नीच की स्थिति पैदा नहीं होगी, वास्तव में उस समय स्वराज है वो हमारे देश में आएगा, उस समय स्वराज कायम होगा। तो ये गांधी जी का स्वराज का कॉन्सेप्ट था। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाला बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। उनका कहना न होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी प्रासंगिक है जितने 1909 में गांधी के हिंद स्वराज्य में लिखते समय की थी। यानी जो गांधी का जो स्वराज्य का सिद्धांत है उसमें कहा गया था कि स्वराज्य का जो सिद्धांत है इसके लिए, इस स्वराज्य के सिद्धांत से जो बदलाव होगा वह वास्तव में व्यक्ति के न्याय के सिद्धांत को निर्देशित करते हुए व्यक्ति और उसके समूह दोनों को इसकी संभावनाओं से है वो अवमुक्त करेगा। दोनों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा, दोनों है वो एक तरीके से खुद के शासन को जिएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो गांधी के जो स्वराज की थ्योरी है वो 21वीं सदी में उतनी प्रासंगिक नहीं है। गांधी जी का जो स्वराज की थ्योरी है वो आज भी 21वीं सदी के अंतर्गत भी उतनी ही महत्व है। 21वीं सदी में भी गांधी जी के स्वराज का उतना ही महत्व है। यानी हमने कहा कि जब जो गांधी जी का स्वराज का जो सिद्धांत था उसका ऐसा नहीं है कि केवल 21वीं सदी के अंतर्गत उस सिद्धांत का महत्व है। गांधी जी के स्वराज का जो सिद्धांत का महत्व है वो अब 21वीं सदी में आज ही उतना महत्व है। और जिस समय ये लिखा गया था उस समय भी जो गांधी जी का स्वराज का जो सिद्धांत था वो उतना ही महत्व था। तो स्वराज का सिद्धांत जब 1909 में लिखा गया तब से लेकर आज 21वीं सदी में भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
तो ये गांधी जी के जो स्वराज की बेसिक थ्योरी थी कि स्वराज थे वो क्या है, स्व यानी खुद का, स्व यानी स्वयं या खुद का, राज यानी शासन, खुद का शासन है वो क्या है, स्वराज है। ऐसा किसका कहना था, ऐसा गांधी जी का कहना था। और आपको पता ही होगा, मैंने आपको जब स्थानीय सरकार पढ़ाया तब मैंने गांधी जी के वहां पर भी स्वराज्य का उल्लेख किया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो ग्राम स्वराज्य की एक संकल्पना दी थी वो भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि गांवों को भी है वो स्वराज्य मिलना चाहिए। ग्राम स्वराज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी का था, जिसका उद्देश्य था गांवों के अंतर्गत सरकार हो, और इसके लिए हमने क्या किया था, पंचायती राज की स्थापना की 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये गांधी जी का जो स्वराज्य है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो फिलोसॉफी के अंतर्गत दर्शन शास्त्र में भी पढ़ाया जाता है, गांधीवाद में भी पढ़ाया जाता है, और एक सामान्य पॉलिटिकल जो साइंस के विद्यार्थी को वो भी समाज में जो राजनीति सिद्धांत की जानकारी हेतु गांधी जी का स्वराज का सिद्धांत पढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने क्या है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वराज के सिद्धांत को भी है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की, और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि किस तरीके से जो स्वतंत्रता है उसकी अलग अलग परिभाषाएं आई कि व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि किस तरीके से स्वतंत्रता हेतु लंबी लड़ाई लड़ने का काम है उन लोगों ने किया जो स्वतंत्रता प्रेमी थे। और उसमें हमने देखा कि नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत रंग भेद की नीति के विरुद्ध लोकतंत्र जैसी व्यवस्था को कायम करने हेतु उन्होंने कार्य किया। उस श्रेणी में हमने एक और जो व्यक्ति है उनको देखने का काम किया, वह व्यक्तित्व है आंग सांग सूकी करके, म्यांमार की स्टेट चांसलर है वर्तमान में। उन्होंने भी है वो फ्रीडम फ्रॉम फियर करके पुस्तक लिखी, भय से मुक्ति हेतु पुस्तक लिखी, और उसमें कहा गया कि जब तक जीवन में व्यक्ति अपने भय से मुक्ति नहीं पाएगा तब तक वो वास्तु रूप में स्वतंत्र नहीं होगा। इसलिए हमें भय से मुक्ति से ही क्या होगी, वास्तु रूप में स्वतंत्रता हासिल होगी। तो ये हमारी बेसिक है वो स्वतंत्रता की बुनियाद थी, और आप लोगों को भी स्वतंत्रता उस समय मिलेगी जब आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, अपने जीवन का निर्माण करें, तब वास्तविक जीवन में आप स्वतंत्रता की अनुभूति कर पाएंगे। अन्यथा ये स्वतंत्रता केवल कोरी और कागजी कल्पनाएं मात्र रह जाएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।